हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में। तो हमने कहाँ तक किया था, हमने रीड आउट कर लिया था कि 1920 में क्या हुआ था। 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या स्टार्ट किया था उन्होंने, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने क्या कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ क्या होना है, अब नॉन कोऑपरेट हो जाना है, यानी कि ब्रिटिशर्स की किसी भी बात को नहीं मानना है। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वो फॉरेन मार्केट से प्रोडक्ट्स लाते हैं, हमें उनको यूज नहीं करना। हमें क्या अपनाना है, हमें स्वदेशी अपनाना है। ठीक है, जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं हमें वही अपनाने हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कही गई। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी बच्चों। तो वो क्या बात थी, तो वो ये था कि हमें ये मूवमेंट तब तक जारी रखनी है, हमें ये मूवमेंट तब तक जारी रखनी है जब तक ब्रिटिशर्स जो हैं, जो अंग्रेज हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हमें तब तक जारी रखनी है जब तक इस मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की वॉयलेंस ना हो। यानी कि हमें हिंसा तो करनी नहीं है। हम कौन से मार्ग को अपना रहे हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम नॉन वॉयलेंस के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जब वॉयलेंस आ जाएगी तो मैं हाथों हाथ इस मूवमेंट को खत्म कर दूंगा। तो यही हुआ स्टूडेंट्स, 2 साल तक, 2 ईयर्स तक अच्छी खासी ये मूवमेंट चली। 1920 से लेकर 1922 तक अच्छी खासी ये मूवमेंट रही। बट बाद में क्या हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया। अब इसमें क्या था कि जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटिशर, एक पुलिस स्टेशन था, और ये जगह कहाँ पर है, ये जगह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो क्या था वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया गया था, उस पर ओपन फायर कर दी गई थी, मतलब आग लगा दी गई थी पुलिस स्टेशन में, जिसमें 22 लोग, 22 पुलिस वाले जो है शहीद हो गए थे, मतलब मर गए थे। ठीक है, तो इसी वजह से, इतनी बड़ी हिंसा होने की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहीं पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैंने, याद कीजिए, लास्ट वीडियो में एक आपसे बात कही थी कि मैं 1919 में आपको एक और चीज़ करवाऊंगी, वो 1919 से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको बच्चों ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सभी ईयर्स करने की ट्रिक बता दूंगी, जिससे आपको ये सभी याद रहेंगे कि अब क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या मूवमेंट हुई। ठीक है, तो 1999 मतलब 1919 में क्या हुआ, एक और मूवमेंट हुई थी जिसका क्या नेम आता है बच्चों, जिसका नेम आता है खिलाफत मूवमेंट। क्या नेम आता है, खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट नाम से ही क्लियर है कि क्या है, ये किसके लिए थी, ये खलीफा के लिए थी। कहाँ के खलीफा, तो ये जो खलीफा है वो कहाँ के थे, तो वो थे टर्की के। कहाँ के बच्चों, टर्की के। ठीक है, टर्की के ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा है उनके लिए ये मूवमेंट की गई थी, खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि ब्रिटिशर, अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो इस टर्की में जो खलीफा है उनकी पोस्ट को ही खत्म करना चाहते थे, खलीफा की पोस्ट को हमेशा के लिए हटाना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। वो कैसा ट्विस्ट है बच्चों, वो ये है कि यहाँ पर जो खलीफा थे ना, वो क्या थे, वो स्पिरिचुअल हेड थे। किसके स्पिरिचुअल हेड थे, इस्लाम के, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसके क्या थे, धर्मगुरु थे। और धर्मगुरु क्या होते हैं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं हमारे रिलीजन में। इसलिए लोग क्या थे, जितने भी मुस्लिम थे अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी मुसलमान थे, वो किनके साथ थे, वो खलीफा के साथ थे। इसलिए खिलाफत मूवमेंट वाइड स्प्रेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था खिलाफत मूवमेंट को, क्योंकि लोग क्या चाहते थे, उनके खलीफा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और उनकी पोस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और जो ये मूवमेंट है ये 2 ब्रदर्स के द्वारा की गई। वो 2 ब्रदर्स हैं जिनके नेम किससे फेमस है, वो अली ब्रदर के नेम से फेमस है। ठीक है, एक जो ब्रदर है उनका नेम है मोहम्मद अली, एंड जो सेकंड ब्रदर है उनका क्या नेम है, शौकत अली। तो ये जो थी हमारी बात आती है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, 3 राउंड टेबल समिट्स के बारे में। यानी कि राउंड टेबल नाम का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कितनी हुई, 3 हुई, 3 हुई। ठीक है, समिट भी बोल सकते हैं हम इसे। तो वो किस ईयर में हुई थी ये भी हम बात कर लेते हैं। तो ये हुई थी, एक तो हुई थी 1930 में फर्स्ट समिट। सेकंड जो समिट हुई थी बच्चों वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1931 में।
देन हमारे पास बात आती है थर्ड समिट की, और जो थर्ड समिट हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1932 में। तो ये 3 क्या हुए थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, तो अब देखिए बच्चों, हम क्या देख रहे थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ रहे थे। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। किसके बारे में रीड आउट करेंगे? साइमन कमीशन। तो अभी जो साइमन कमीशन है ये कब आया? ये भारत यानी कि इंडिया आए थे 1928 में। तो अभी ये साइमन कमीशन को लाने की वजह क्या थी? पहले क्या था? पहले ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी। क्या बात पता थी बच्चों? तो पहले ब्रिटिशर्स को ये पता था कि इंडियंस के लिए हम कुछ भी करते रहे, मतलब इंडियंस को हम कुछ भी कह देंगे ना तो इंडियंस बिना किसी सवाल के उसको मान लेंगे। ठीक है, मतलब इंडियंस को हम कुछ भी बोल दें और इंडियन क्या हो जाएंगे? उस चीज के लिए बिल्कुल अच्छी तरह राजी हो जाएंगे। बट जब क्या हो गए थे? इंडियंस अपोज करने लगे थे हर चीज को। ठीक है, इंडियंस क्या करते थे? इंडियंस उस चीज का सबूत मांगते थे, उस चीज को डिफाइन करने के लिए ब्रिटिशर्स को बोलते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम क्या लॉन्च करते हैं? हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लाने का उनका मेन मकसद क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया में इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि अगर इंडिया में संविधान होगा, अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो क्या कर सकते हैं? ब्रिटिशर अपनी मनमानी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडियंस को उनके बनाए हुए किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग क्या करेंगे? ब्रिटिशर वो बुक दिखा देंगे कि यहाँ पर ये मेंशन है और अब आप मना नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लाने का पर्पस ये था इंडिया में। अब क्या है? साइमन कमीशन भी इंडिया में क्यों आ रहा था? साइमन कमीशन इंडिया में आ रहा था इसलिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए इंडिया में। बट क्या था? साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर्स आ रहे थे वो क्या थे? वो ब्रिटिशर्स थे। और हमें ये पता चल गया था कि कोई भी ब्रिटिशर इंडियंस के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, भारतीयों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। ठीक है, इसलिए साइमन कमीशन आने से पहले ही लाहौर में क्या हुआ था? लाहौर में इसके खिलाफ जो है पूरे देश में क्या था? पूरा देश ही, पूरा इंडिया ही खिलाफ था साइमन कमीशन के। ठीक है, तो क्या हुआ? साइमन कमीशन आया, बट इसके जो साइमन कमीशन के लिए स्लोगन प्रेजेंट किया गया लोगों के द्वारा, वो स्लोगन क्या था? गो साइमन गो। गो साइमन गो मतलब क्या था कि हम चाहते थे कि साइमन वापस चला जाए, हमें साइमन की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी लीडरशिप में क्या हो रहे थे? आंदोलन हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से जो लाला लाजपत राय जी हैं उनके क्या हो गया था? लाठी लग गई थी, सर पर उन्हें चोट आई थी, बहुत गहरी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से 1928 में जो हमारे लाला लाजपत राय जी हैं हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि साइमन कमीशन क्यों आ रहा था भारत और क्यों आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो देखो बच्चों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी यही मकसद था, यही एम था कि क्या लाया जाए? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। ठीक है, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। कौन से? 1930, 1931 एंड 1932। तो 1930 में कितने लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया? तो लगभग 87 मेंबर्स थे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले, बट कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, देन बात आती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था एंड जो महात्मा गांधी जी हैं वो भी गए थे। उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। कहाँ पर? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, फिर बात आती है 1932 की। तो 1932 में क्या हुआ था? फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और क्या हुआ? कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब यहाँ पर एक न्यू नेम और न्यू कन्फ्यूज़न कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से थे। अब इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे हमारी आगे आने वाली वीडियोस में, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, मतलब इंडिया और पाकिस्तान कैसे डिवाइड हुए, उसकी पूरी स्टोरी में हम इनको ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से सबसे कम मेंबर कौन सी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बच्चों, तो वो हुए थे 1932 में। ओनली 46 मेंबर्स जो हैं शामिल हुए। एंड महात्मा गांधी कौन सी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे? किस मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया? तो उन्होंने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ही ज्वाइन किया।
अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, तो वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है CDM। अब ये CDM क्या चीज़ है? CDM का मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या मतलब है बच्चों? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो क्या है, देखिए, अब क्या है, हमने नॉन कोऑपरेट होके देख लिया ब्रिटिशर के साथ, फिर भी वो ढीठ है, वो नहीं मान रहे हैं। तो अब हमने कहा कि ब्रिटिशर के बनाए हुए लॉ भी हमें नहीं चाहिए। क्यों? देखो, हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बट ब्रिटिशर्स ने अब एक न्यू चाल चली, उनका काम था नया नया प्रॉब्लम क्रिएट करना हम लोगों के लिए। तो उन्होंने एक चाल चली। वो चाल क्या थी बच्चों? तो वो चाल ये थी कि उन्होंने हमें ये कहा कि अब आप नमक खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। सोल्ट जो है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, उसे तो आप लेना नहीं छोड़ सकते, उसे तो आप खाना नहीं छोड़ सकते। तो नमक पर उन्होंने क्या कह दिया? 10% टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हमें क्या लॉन्च करना पड़ा? नेक्स्ट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ? सोल्ट मार्च हुई। क्या हुई बच्चों? सोल्ट मार्च हुई। अब ये सोल्ट मार्च क्या थी कि ये डिसाइड हुआ कि साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक जो है पैदल यात्रा की जाएगी, वो की जाएगी डांडी। कोस्टल एरिया था जहाँ पर क्या है, समुंदर था, जहाँ पर क्या है, नमक के ढेर लगा दिए जाते थे, पानी जैसे है, पानी को अलग से रखा गया। जो पानी है वो भाप बन के इवेपोरेट हो गया, जिसकी वजह से पीछे रिमेन क्या रह गया? नमक रह गया। तो ब्रिटिशर्स के ये भी ऑर्डर्स थे कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी सोल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। बट गांधी जी ने क्या किया? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गए, वो स्पेशली इस लॉ को तोड़ने के लिए। ठीक है, और गांधी जी का इसमें साथ किन्होंने दिया? लगभग 78 वॉलंटियर्स फॉलोवर्स उनके साथ गए थे दांडी तक। तो ये थी हमारी दांडी मार्च। तो इस टाइप से क्या हुआ बच्चों? इस टाइप से मूवमेंट हुई जो गांधी जी के द्वारा की गई। उनका साथ हालांकि बहुत लोगों ने दिया, ठीक है, बट लीडरशिप की बात है स्टूडेंट्स, लीडरशिप जो है गांधी जी ने की। अब क्या है, लीडरशिप की बात ही है यहाँ पे। आप तो कहोगे कि मैम आप भगत सिंह का नाम नहीं ले रही हैं, आप सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं ले रही हैं। तो बच्चों, सभी ने अपना अहम रोल प्ले किया और हम इन सब के बारे में स्टडी भी करेंगे। बट अभी हम सिर्फ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनका लीडरशिप महात्मा गांधी जी ने किया। तो हम किसी भी फ्रीडम फाइटर को नहीं छोड़ेंगे, हम सबके बारे में बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे। अब मैंने लीडरशिप की बात की, यानी कि लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना लीडरशिप के कोई भी रिवोल्ट नहीं चल सकता। तो अब लीडरशिप क्यों ज़रूरी है? तो लीडरशिप इसलिए ज़रूरी है बच्चों, आपने सुना होगा एक नाम 1857 रिवोल्ट। क्या सुना होगा? एक नेम सुना होगा 1857 रिवोल्ट। तो 1857 रिवोल्ट जो है एक ऐसा पहला नेशनल वाइड मूवमेंट था जिसमें पूरा इंडिया साथ आया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। सही सुना आपने, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें लीडरशिप की कमी थी। इसका किसी ने नेतृत्व नहीं उठाया, किसी ने लीडरशिप नहीं दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट फेल हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बट इतनी सक्सेस जरूर कर दी थी इस मूवमेंट ने कि ब्रिटिशर्स को अंदर तक हम लोगों ने हिलाकर रख दिया था कि अब जो है ब्रिटिशर्स ज़्यादा समय तक भारत में राज नहीं कर पाएंगे, भारत को अपना गुलाम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब बात आ जाती है ट्रिक पे कि मैम आपने कहा था आप ट्रिक बताओगे, तो ट्रिक बतानी चाहिए, है ना। अगर मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो मैं आपको एक लाइन में ट्रिक थोड़ी सी बता ही देती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपको सामने शो हो रही है यही है आपकी ट्रिक। ठीक है, आपने सही सुना, यही है जो ट्रिक मैं आपको देने वाली थी। तो एक बार मैं ट्रिक आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। लखनऊ से मैं अपने घर चंपारण गया अगस्त के महीने में अहमदाबाद के रास्ते। जैसे अगर आपने ट्रेन वगैरह पर सफ़र किया हो, ठीक है, ट्रेन पे गए हो, तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि ये जो ट्रेन है ये बठिंडा जाएगी हनुमानगढ़ के रास्ते। वही बात यहाँ पर है। क्या बताया इन्होंने कि लखनऊ गया मैं अपने घर, ठीक है, कहाँ से, मतलब लखनऊ से मैं कहाँ पर गया? अपने घर चंपारण गया। और वो कौन सा महीना था? अगस्त का महीना था। और
किस रास्ते से गया? अहमदाबाद होकर गया। तो इससे हमारे पास 3 मूवमेंट्स आ जाती है बच्चों। कितनी मूवमेंट्स आ जाती हैं? आपने सही सुना, 3 मूवमेंट्स आ जाती है। पहली मूवमेंट तो आती है होम रूल मूवमेंट। सेकेंड जो मूवमेंट आती है वो आती है हमारे पास चंपारण मूवमेंट। एंड देन हमारे पास जो मूवमेंट आती है वो आती है अहमदाबाद मूवमेंट, अहमदाबाद मील वर्कर मूवमेंट। तो जो होम रूल मूवमेंट है ये कब हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी 1916 में। जो चंपारण मूवमेंट है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। एंड जो अहमदाबाद जो ये मूवमेंट है ये कब हुई थी? 1918 में। तो इंटरेस्टिंग ट्रिक है वैसे तो बच्चों, ठीक है, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी, मैंने तो आपको ऐसे ही याद करवा दिया, तो ट्रिक की जरूरत नहीं। तो देखिए होम रूल मूवमेंट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ अब जब लिख दिया। तो जो होम रूल मूवमेंट है ये किनके द्वारा चलाई गई? मिसेस एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जी ने इस मूवमेंट को चलाया, ठीक है, इतना पता चला। अब इसके बारे में जो डिफाइन अगर मैं कहूँ ब्रीफली बताऊँ तो ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। होम रूल मूवमेंट 1916 बाय मिसेस एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। ओके, देन चंपारण मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, 1917 में लॉन्च की गई। एंड अहमदाबाद मील वर्कर मूवमेंट 1918 में। देखिए अब यहाँ पर लखनऊ आया है, अगस्त आया है, तो इनके कुछ और मतलब है। अगस्त से मतलब अगस्त डिक्लेरेशन से है, लखनऊ से मतलब लखनऊ समझौता पैक्ट है। तो ये सब जो बातें हैं ना हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोज में कवर करते रहेंगे। मेरी आज की वीडियोस का मोटिव और जो आपको कल मिली थी उसका मोटिव था कि मैं आपको बताऊं नेशनलिस्ट मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। चीज़ें तो और भी बहुत है पढ़ने की, फैक्ट्स हैं, पैक्ट हैं, बहुत कुछ है, ठीक है, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट जीके, स्टैटिक जीके, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके हर चीज़ डिस्कस करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे एक दिन में मैं 2 वीडियोस जो है आपको निकाल कर दूं, बट एक बार जो है हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट का कंसेप्ट पढ़ लिया। कल मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए अंदाज में, ठीक है, मतलब नई ट्रिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।